friends. From today onwards, we are going to cover a new topic that is related to modern Indian history. ठीक है, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करें। और आज ये उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, या हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, मॉडर्न, इंडियन और हिस्ट्री का। ठीक है, तो किस एज को मॉडर्न एज बोला जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के बीच में इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, या मतलब एक तरह का सहमति नहीं है, देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट कि किस एज को मॉडर्न बोला जाए। ठीक है, जैसे इंडिया में कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोपियंस के आने को बोल सकते हैं कि हम मॉडर्न एज है, लेकिन यूरोपियंस तो पुर्तगाली भी थे, पुर्तगीज भी थे। दे केम टू इंडिया इन 1498 मच बिफोर द बाबर केम टू इंडिया। मुगल से पहले जो हैं हमारे यहाँ यूरोपियन आ गए थे 1498 में। ठीक है, 1498 वास्को ड गामा, और 1526 के आसपास, मतलब बाबर जब पहला पानीपत का युद्ध लड़ता है, तो मुगल्स बाद में आए। तो उस एज को मॉडर्न एज नहीं बोला जा सकता तुरंत, वो तो मेडिवल एज था। ठीक है, फिर कुछ लोगों का मानना है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल के हटते ही हम बोल सकते हैं 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद मॉडर्न एज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोली जा सकती हैं कि ये क्या कंट्रोवर्सी है। लेकिन हम हिस्ट्री में जानते हैं कि जैसे कैलेंडर बदलने से साल बदल जाता है, लेकिन युग नहीं बदलता है। तो हिस्ट्री जो है बेसिकली 3 एजेस में डिवाइड की जाती है। एंशियंट, प्राचीन भारत, या जिसको प्राचीन इतिहास बोला जाता है। फिर उसके बाद मीडिएवल, जिसको मध्यकाल बोला जाता है। और फिर उसके बाद आता है मॉडर्न, या जिसको आधुनिक काल बोला जाता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक काल। तो क्या खूबियाँ होती हैं या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न एज। ठीक है, हम लोग आम भाषा में बात करते हुए बोलते भी हैं कि वो आदमी मॉडर्न है। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो जीन्स पहन रहा है या जो फैंसी कपड़े पहने हैं उसे बोलते हैं मॉडर्न है, और जो आदमी ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहन रखा है उसको बोलते हैं कि वो जो है ये प्राचीन आदमी है, बाबा बहुत पुराना आदमी है, प्राचीन समय का है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न की जो एक डेफिनेशन है वो है दैट इज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट, किसका दिमाग कितना खुला हुआ है, दैट इज रेफर्ड टू एज मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न एज को बोला जाता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीजन, जब आप तर्क से सोचते हैं, सुपरस्टिशन पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी भी चीज को मानने से पहले जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बुद्ध जो है वो ही इज अ मॉडर्न पर्सन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज एनलाइटेंड। तो वो बुद्ध जो है वो मॉडर्न है, वो आधुनिक है, इसीलिए बुद्ध इज ऑलवेज रेलिवेंट। या जो भी हमारे प्राचीन में लोग हुए हैं, जो भी फिलोसोफर्स हुए हैं, दे आर वेरी मॉडर्न बिकॉज दे आर ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, दे आर ऑफ द एज ऑफ रीजन। तो वहां पर ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में रहना इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एज में जो है सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया, जो यूरोप में भी मॉडर्निज्म माना जाता है, वो ये है कि आपके अंदर ह्यूमनिज्म, ह्यूमन को जब आप इंपॉर्टेंस देने लगे, इस लोक को इंपॉर्टेंस देने लगे कि हमें यहीं पे स्वर्ग बनाना है, धरती में स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग नहीं बनाना है। ठीक है, तो फिर उसको जो है मॉडर्न एज माना जाता है। एंड रैशनल थिंकिंग, ठीक है, जब आप मीन्स और एंड को रिलेट करते हैं, ठीक है, कि मैंने बीज अगर बोया है तो पेड़ होगा ही होगा, जैसा बीज बोया है, अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल का पेड़ होगा, ये रैशनल थिंकिंग है। ठीक है, अब कोई आदमी बैठ करके सोचे कि मैंने बबूल का पेड़ लगाया था और आम का फल खाऊंगा, तो डेट इज नॉट रैशनल थिंकिंग। तो रैशनल थिंकिंग मतलब मीन्स एंड एंड्स आर कोरिलेटेड। ठीक, तो ये सबसे पहला शब्द हमने समझ लिया, मॉडर्न शब्द। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन की, तो इंडियन हिस्ट्री जो है सिर्फ आज के इंडिया की नहीं, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बनता है जब अंग्रेज यहां से जाने लगते हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सभी की इंडियन हिस्ट्री जो है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक किया, नेपाल को भी फोर्स किया कि उनकी अलायंस को माने, और उसके भी बहुत सारे एरियाज को इंडिया में इंक्लूड किया और उनके ऊपर रूल किया। भूटान से उनका ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहा, बट स्टिल फिर म्यांमार को तो थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर के बाद पूरी तरह एनेक्स कर लिया गया 1885 में, और फिर 1935 में उसको इंडिया से अलग किया गया, एंड 1948 में फिर म्यांमार, जो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडियन में हम ये पढ़ेंगे।
उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द जो है हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को बहुत, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल है नहीं, और उस तरह की डेफिनेशन आपसे एमपीपीएससी या यूपीएससी में, अगर आप जनरल जीएस में देख रहे हैं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हिस्ट्री का जो मेरा एक सिंपल एनालिसिस है वो है हाय स्टोरी। हाय, जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट में जो है हम किसको हाय बोल रहे हैं, स्टोरी को। यहाँ पर हम कहानियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम स्टोरीज पढ़ेंगे कि हमारा नेशन कैसे मॉडर्न होता है, कैसे इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और उसकी क्या स्टोरीज हैं, वहाँ से हमको क्या लर्निंग मिलती है, क्या करना है हमको और क्या नहीं करना है। तो ये तीनों शब्द अगर आपको समझ आ गए तो आप धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देन किसी भी एज को जो है एकदम से क्यों से बोला जाए कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब पॉलिटिक्स चेंज हो किसी सोसाइटी की या किसी स्टेट की, किसी कंट्री की, उसकी सोसाइटी चेंज हो, उसकी इकोनॉमी चेंज हो, तो फिर बोला जाता है कि वो एज का चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मेडिवल एजेस को बोला जाता है इट वॉज अ एज ऑफ रिलीजन, फिर मॉडर्न एज आता है तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ मेनली क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो मेनली चेंज फ्रॉम द मुगल्स एंड अदर रूलर्स टू ब्रिटिश रूल। बहुत लंबा टाइम ब्रिटिश रूल, फ्रॉम 1757 टू 1947, लगभग 190 सालों का ब्रिटिश रूल रहा, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में चेंज होगा जब इंडिया यूनिफाइड होगा। जो प्रिंसेस बचेंगे भी, प्रिंसली नेटिव इंडियन प्रिंसेस, वो भी ब्रिटेन की पैरामाउंटसी में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोशल लाइफ में बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैनर्स एंड कस्टम्स, अंग्रेजी भाषा आती है, अंग्रेजों का जो मैनर है, उनके कपड़े हैं, उनकी पोशाकें हैं, उनकी तरह सोचने वाले लोग होते हैं। फिर सोशल रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे सती के ऊपर बैन लगता है, चाइल्ड मैरिज के केस में धीरे धीरे काम होता है, विडो रीमैरिज अलाउ की जाती है। तो सोशल लाइफ में ये चेंजेस आते हैं। यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है वो डाका डालने पे सबको समान सजा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। देन अगर इकोनॉमिक लाइफ की हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स में क्या बदला, तो इस दौरान मॉडर्न में क्या हुआ कि फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड गुड्स टू इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो भारत जो है वो नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, और फिर उसके बाद हम इम्पोर्टर बन गए ब्रिटिश गुड्स के। कॉलोनाइजेशन हुआ, हमारी इकोनॉमी को और इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं होने दिया गया। देन डिक्लाइन इन शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कभी कंट्रीब्यूशन 27% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का शेयर 27% था, और जब अंग्रेज गए या वर्ल्ड ट्रेड में जो है इंडिया का शेयर बचा 1.9% अप्रॉक्स, मतलब अभी बहुत अपने को इसको डेटा नहीं मानना है, पर 1.9% अप्रोक्स। तो ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक चेंजेस हुए कि जब वी वर फोर्स टू स्टैग्नेट, मतलब हमारी इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को जानबूझ करके बर्बाद किया गया, ठीक है। द फेमस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दैट वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। तो ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस होते हैं जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे आगे चल करके। फिर अब बात करें जो मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी उससे, वो कौन से हैं। सबसे पहले मुगल्स का डिक्लाइन, फिर एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जैसे हैदराबाद का जन्म होता है, अवध का जन्म होता है, बंगाल का जन्म होता है, मराठा एम्पायर का होगा, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं वो फिर कैसे इनको ब्रिटिश के साथ लड़ाई होती है, एंड हाउ ब्रिटिश कॉन्कर्ड ऑल ऑफ देम एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ड्यू टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सोसाइटी में और इकोनॉमी में क्या चेंज आए ब्रिटिश रूल के कारण। फिर उसके बाद देखेंगे कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या चेंजेस हुए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से हुए जो इंडियन सोसाइटी में चेंज के कारण बने। पेजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखेंगे, जो सबसे पहला जो रिवॉल्ट होता है अंग्रेजों के खिलाफ वो पेजेंट्स करते हैं, ट्राइबल्स करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राजा करते हैं। देन अ बिग रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, और फिर वो इंडियंस के लिए पहले राइट्स मांगते हैं, फिर धीरे धीरे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसमें एक दौर आता है मॉडरेट्स का, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे। देन वी हैव एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल बाल पाल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का फेस आएगा।
जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी होंगे हमारे यहाँ, गदर मूवमेंट है, फिर भगत सिंह आते हैं आगे चल करके, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जैसे जतिन दास हो गए, ठीक है। तो अलग अलग अनुशीलन समिति। फिर वी हैव गांधीयन एरा फ्रॉम 1917 टू 1947 वी हैव दिस गांधीयन एरा, जहां से महात्मा गांधी लीड करते हैं, एंड फाइनली इन 1947 along with the help of others like सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मेनी अदर लीडर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम इन सभी को कवर करेंगे। देन वी हैव सोशलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, वो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, दे पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये सारा मिला करके हमारा जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेगा। तो ये आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मतलब देखने की कोशिश की कि व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे करके हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।